Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of class 10th, as you know, we are discussing portion history of subject social science, and today we will be discussing about the sense of collective belonging. That the sense of collective belonging among the people of India. That's nationalism. So let us start our topic. Here we will start this. यहाँ हमें क्या देखना है कि हिंदुस्तान के लोग जो थे उनमें जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी, यानी सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग जिसको हम कहते हैं, कि हिंदुस्तान के लोगों में ये सेंस कब पैदा होना शुरू हो गया। जब नेशनलिज्म स्प्रेड हो गया, नेशनलिज्म लोगों में फैलने लगी, लोगों के दिलों में डेवलप होने लगी, तो लोग बिलीव करने लगे कि वी आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम नेशन। नो डाउट कि हम मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं, हमारा कल्चर अलग है, हम मुख्तलिफ ज़बान बोलते हैं, लेकिन फिर भी लोगों ने ये महसूस किया कि हम एक ही नेशन के रहने वाले लोग हैं। अब ये सेंस जो इन लोगों में पैदा हो गया, इंडिया के लोगों में पैदा हो गया, दैट सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, ये किसकी वजह से, क्या क्या रीजंस थे इसके लिए कि लोगों में ऐसा सेंस डेवलप होने लगा कि वो एक ही छत के नीचे कुछ एक ही इनका गोल बन गया, कुछ एक ही इनकी मंजिल थी। कहते हैं कि नेशनलिज्म लोगों में थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल्स की वजह से होने लगा। एक तो ये भी एक वजह है कि यूनाइटेड स्ट्रगल हम उसको कहते हैं कि लोगों की अपनी अपनी क्लेम्स थी, अपनी अपनी ग्रीवेंसेस थी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, लेकिन उन्होंने ये अपनी अपनी जो ये इनकी अलग स्ट्रगल थी, उन्होंने इसको एक ही स्ट्रगल में कन्वर्ट किया, एक ही यूनाइटेड स्ट्रगल में जब कन्वर्ट करने लगे ये लोग, जब इस स्ट्रगल को एक यूनाइटेड स्ट्रगल में कन्वर्ट करने लगे, तभी इनमें हम ये कहते हैं कि इनमें ये सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस इनमें डेवलप हो चुका है। तो एक इसकी वजह ये है कि इट्स पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे रीजंस भी थे जिसकी वजह से ये नेशनलिज्म लोगों में स्प्रेड होता गया, यानी इंडिया के लोगों में ये स्प्रेड हो गया। वो रीजंस कौन से हैं? इसमें वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस आती हैं, यानी सकाफती अमाल, जो लोगों का अलग अलग जो कल्चर था, लोग ये महसूस करने लगे कि असल में हमारा कल्चर जो है इंडियन कल्चर है, हम एक ही कल्चर के रहने वाले लोग हैं। तो इसकी वजह से लोगों में जो इमेजिनेशंस जो थी, लोगों के ख्यालात जो थे, इस कल्चरल प्रोसेस ने इस इमेजिनेशन को कैप्चर किया। जब ये सारा कुछ होने लगा तो नेशनलिज्म इनमें डेवलप होने लगा। तो अब हम इन कल्चरल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे कल्चरल प्रोसेसेस थे जिसकी वजह से इंडियन के लोगों में ये सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस डेवलप हो गया। तो इसमें हिस्ट्री का भी जिक्र आता है, हिस्ट्री एंड फिक्शन, यानी जो लोगों की तवारीख थी, जो लोगों का पास्ट था, इंडिया के लोगों की जो पास्ट थी, ये इस पास्ट को एक बार फिर याद करने लगे, उस पास्ट को जिसको ब्रिटिशर्स ने डिस्ट्रॉय किया था, जिस पास्ट को
ब्रिटिशर्स ने इंडिया के दिलों से, इंडिया के जो लोग थे उनके दिलों से निकाल दिया था। अब वो एक बार फिर उस हिस्ट्री को याद करने लगे। तो एक तो ये वजह है। दूसरा, इसमें फिक्शन आता है यानी अफसाना। तीसरा, इसमें फोकलोर आता है। फोकलोर जो ऐसी कोई स्टोरी हो जिसको हम पब्लिक स्टोरी कहते हैं, यानी कुछ ऐसी स्टोरीज़ कंपोज किए गए, कुछ ऐसी दलाइल लोगों के सामने रखे गए जिसकी वजह से लोगों में अवेयरनेस पैदा हो गई। लोग बेदार होते गए कि नहीं, हम एक ही मुल्क के लोग हैं, हम एक ही मुल्क के बाशिंदे हैं, हमें एक ही छत के नीचे रहकर अंग्रेज़ों से छुटकारा हासिल करना चाहिए। इस तरह से कुछ ऐसे सॉन्ग्स जिनको हम नेशनल सॉन्ग्स, ऐसे सॉन्ग्स तैयार किए गए जिन सॉन्ग्स को गाया गया लोगों के सामने, चाहे पब्लिक थिएटर्स हो, चाहे लोगों के सामने हो, तो इनसे भी, ये भी कल्चरल प्रोसेस में भी आता है। तो इनसे भी ये सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग लोगों में पैदा होता गया, डेवलप होता गया। और पॉपुलर प्रिंट्स एक और इसमें एक प्रोसेस है जो कि आर्टिस्ट्स थे, उन्होंने काफ़ी ऐसे सारे प्रिंट्स लोगों के सामने रखे जिनकी वजह से लोगों में वो फीलिंग खुद ब खुद डेवलप होने लगी। उनमें वो एक कौम के लिए एक मतलब मोहब्बत, एक कौम के लिए वो लव, डिवोशन पैदा होता गया इन पॉपुलर प्रिंट्स की वजह से। इसके अलावा कुछ ऐसे और सिंबल्स लोगों के सामने रखे गए जिनकी वजह से लोग नेशन को आइडेंटिफाई करने लगे। सो ये तमाम जो ये कल्चरल प्रोसेसेस थे, हिस्ट्री, फिक्शन, फोकलोर, सॉन्ग्स, पॉपुलर फ्रेंड्स, सिंबल्स, दे ऑल प्लेड अ पार्ट इन मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। सो आगे बढ़ते हैं। अब ये आइडिया ऑफ नेशन आप याद कर लीजिएगा, जब हम हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें हमने जिक्र किया था एक ऐसी एलेगरी। एक बार फिर मैं आपको यहाँ याद दिलाता हूँ। जी हाँ, एक बार फिर मैं आपको ये याद दिलाता हूँ। यहाँ के चैप्टर फर्स्ट में हम जिस एलेगरी के बारे में बात कर रहे थे, एक तो हमने पढ़ी थी वो एलेगरी, वो मैरिनिया और जर्मीनिया। आपको याद आता होगा वो एलेगरी किसके लिए बनाई जा रही थी। जो आर्टिस्ट्स थे, जब एलेगरी को इसलिए बनाया जाए कि ये एक कौम की तस्वीर के बतौर, कौम की तस्वीर के तौर पर लोगों के सामने जब किसी तस्वीर को रखी जाए तो हम इसको एलेगरी कहते हैं। तो अक्सर हमने देखा है कि इस एलेगरी को अक्सर फीमेल एलेगरी को ही रखा जाता था, एक फीमेल तस्वीर को ही रखा जाता था। तो इसी तरह, क्योंकि हम इस वक्त इंडिया की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इसी तरह ऐसी ही एक तस्वीर क्रिएट करने के लिए, ऐसी एक तस्वीर लोगों के सामने रखने के लिए, ताकि लोग अच्छे से अपने मुल्क को, अपने मुल्क की तस्वीर को आइडेंटिफाई कर सके। 20th सेंचुरी में जब नेशनलिज्म, जब कौमियत अच्छे से ग्रो होती गई, अच्छे से इसकी ग्रोथ हो चुकी थी, तो इंडिया में भी ऐसी ही एक एलिगरी, ऐसी एक तस्वीर लोगों के सामने रखी गई बाय द आर्टिस्ट्स। जिस तरह से जर्मनिया को रखा गया इन जर्मनी, इसी तरह से हिंदुस्तान में भी एक तस्वीर को बनाया गया ताकि वो एक कौम की तस्वीर खींच सके, जिसको हम भारत माता कहते हैं। सो ये भारत माता क्या था? भारत माता एक ऐसी फीमेल एलिगरी थी जिसको 20th सेंचुरी में इंडिया में बनाया गया, इंडिया में इसको क्रिएट किया गया, ताकि इसकी वजह से लोग जो अभी तक बेदार नहीं थे, जिनको अभी तक नेशनलिज्म का वो सेंस नहीं था, उनके लिए
एक ऐसी इमेज तैयार की जाए जिस इमेज को देख के वो ऐसे अपनी कौम को महसूस कर सके। सो इस फीमेल एलिगरी को, ये एक औरत की तस्वीर थी, इसको हम भारत माता कहते हैं। कहा जाता है जो ये भारत माता थी, जो ये तस्वीर थी, ये सबसे पहले बिक्रम चंद्रा छतपौड़िया या छतोपांड्या पढ़ लीजिए आप। बिक्रम चंद्रा छतोपांड्या ये हिंदू नाम है। तो इसी ने ये भारत माता की इमेज सबसे पहले हिंदुस्तान में बनाई, यानी क्रिएट की। 1870s में क्या हुआ, इस बिक्रम चंद्रा छतरपुड़िया ने वंदे मातरम यानी एक ऐसा ये गीत था, अपने मादरी जो ज़मीन थी, मदरलैंड जिसको हम कहते हैं, अपने कौम के लिए एक गीत गाया करता था। ये इसको वंदे मातरम कहते हैं। ये वंदे मातरम बिक्रम चंद्रा ने अपने नावल में इसको इनक्लाइन शामिल किया। वो कौन सी नावल थी? उस नावल का नाम आनंदमात था। आनंदमात एक नावल है जो किसने लिखी? बिक्रम चंद्रा छतरपुड़िया ने। और इसी नावल में इसने लिखा है, इसने मेंशन किया है वंदे मातरम का। या ये वही वंदे मातरम है जो आज का नेशनल सॉन्ग है। ये आज का नेशनल सॉन्ग है। तो सबसे पहले ये नेशनल सॉन्ग जो आज का बनाया गया है, वंदे मातरम, तो इस नेशनल सॉन्ग को पहले बनाया था, मतलब रोट किया था, लिखा था बिक्रम चंद्रा ने अपनी नावल में। ये वंदे मातरम काफ़ी पॉपुलर हो गया था तब जब इसी 20th सेंचुरी में बंगाल में एक मूवमेंट चल रही थी जिसको हम स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट कहते हैं। तो एक स्वदेशी मूवमेंट बंगाल में चल रही थी। तो इसी मूवमेंट में ये वंदे मातरम जो ये गीत लिखा था बिक्रम चंद्रा ने अपनी नावल में, इनक्लाइन इसको किया था बाद में। तो इस स्वदेशी मूवमेंट में ये वंदे मातरम बहुत ही पॉपुलर हो गया था। तो यहाँ हम क्या असल में डिस्कस कर रहे हैं, या हम उन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं कि जिन चीज़ों की वजह से लोगों में कौमियत या कौम परस्ती, कौम के लिए प्यार, कौम के लिए मोहब्बत, वो पैट्रियटिज्म, वो फीलिंग, वो कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस लोगों में शामिल हो गई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक और पर्सनैलिटी सामने आती है इंडिया में, जिसने काफ़ी हद तक कल्चरल प्रोसेसेस में एक कंट्रीब्यूशन दी। बहुत ही एक अहम कंट्रीब्यूशन थी इसकी भी, कि इसकी वजह से भी लोगों में वो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस डेवलप हो गया, जो कि हमारा असल टॉपिक है। उस शख्स का नाम अबिंद्रनाथ टैगोर। अबिंद्रनाथ टैगोर, ये रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है बल्कि अबिंद्रनाथ टैगोर। अबिंद्रनाथ टैगोर ने एक खूबसूरत सी पेंटिंग इसी भारत माता की बनाई, जिस भारत माता की बात हम अभी कर रहे थे, जो कि बिक्रम चंद्रा छतरपुड़िया ने पहले क्रिएट की थी। तो एक बहुत ही खूबसूरत सी इमेज भारत माता की अबिंद्रनाथ टैगोर ने बनाई। इस पेंटिंग में बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस भारत माता को अबिंद्रनाथ टैगोर ने लोगों के सामने बनाया, यानी इसको पेंट किया। ऐसे इसको पेंट किया कि जब हम इसको देखते हैं कि ये एक एस्थेटिक फिगर लग रही है जब लोग इसको देख रहे थे, या जब हम इसको जब इस तस्वीर की तरफ हम देखेंगे तो ये बिल्कुल एक एस्थेटिक फिगर लग रही है। एस्थेटिक फिगर हम उसको कहेंगे जो किसी साधु की, या किसी सेंट या दरवेश की, या किसी ऐसे शख्स की तस्वीर हो जो बिल्कुल दुनिया छोड़ के, अपना घर बार सब कुछ छोड़ के ट्रुथ ढूंढने के लिए निकला हो। और चूंकि ये फीमेल फिगर थी, शी इज काम, इस फिगर में एक और बात बड़ी खूबसूरत अंदाज में इसने पोर्ट्रे किया इस टैगोर ने, दैट इज शी इज केप्ट काम। इसको इस अंदाज से बनाया गया कि जैसे ये काम है, बिल्कुल खामोश, कंपोज्ड,
divine and spiritual. Divine and spiritual. So इसके अलावा ये कुछ कल्चरल प्रोसेस थे, तो इन कल्चरल प्रोसेसेस के अलावा भी कुछ ऐसे कल्चरल एलिमेंट्स थे, सकाफती अमाल थे, जिनकी वजह से लोगों में ये कौम के लिए मोहब्बत यानी प्यार डेवलप हो गया. तो 19th सेंचुरी में देखेंगे कि फोक टेल्स, काफ़ी ऐसे फोक टेल्स लोगों के सामने रखे गए, काफ़ी ऐसी स्टोरीज़ जो किसी इलाके के या किसी पास्ट की स्टोरी हो लोगों के सामने रखे गए, लोगों के सामने गाए गए, या ऐसे कई सारे गाँव का दौरा भी किया गया. फिर वहाँ लोग जो कि उनको गैदर किया गया था और उनके सामने वो गीत गाते थे. मकसद क्या था ये फोक टेल्स गाने में? ताकि इन लोगों को पास्ट अपना याद रहे, ताकि इन लोगों को इनमें ये अवेयरनेस पैदा हो जाए कि इंडिया में भी एक शानदार पास्ट था. इंडिया का जो वो पास्ट था, इंडिया का जो अपना प्राइड था, अपनी ग्लोरी थी, उस प्राइड को, उस ग्लोरी को फिर से वो रिवाइव कर सके. जब ये फिर से रिवाइव लोग कर सकेंगे तब ही हम ब्रिटिशर्स को ये सबक सिखा सकेंगे कि नहीं, हम उस कौम के लोग हैं जिस कौम के लोग पास्ट में पूरी दुनिया में छाए हुए थे. सो फोक सॉन्ग्स एंड लेजेंड्स, इसका मकसद क्या था फोक सॉन्ग्स का? इट गेव अ ट्रू पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर दैट हैड बीन करप्टेड एंड डैमेज्ड बाय द ब्रिटिश. उस कल्चर की याद दिलाना जिस कल्चर को अंग्रेज़ों ने तबाह व बर्बाद किया था. बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर, एक बार फिर हम इसी की बात करेंगे, उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे ब्लाड्स, नर्सरी राइम्स, मिथ्स लोगों के सामने रखे, जो कि लोग जिसकी वजह से अपने फोक को रिवाइव कर सकते. ठीक, अब आएंगे कुछ और सिंबल्स की तरफ, जो सिंबल्स बिल्कुल वो भी कल्चरल प्रोसेस में आते हैं. तो इनका भी काफ़ी योगदान रहा है, इनका भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है कि इनकी वजह से भी लोगों में यूनिफिकेशन हो गई, यानी एकता लोगों में आ गई. स्वदेशी मूवमेंट के दौरान जो बंगाल में चल रही थी, वहाँ एक झंडा, हम सिंबल की बात करेंगे, यहाँ एक झंडा तैयार किया गया, वो ट्राई कलर का था, यानी 3 रंग इसमें भर दिए गए. एक था ये रेड, ग्रीन एंड येलो. A tricolor flag, red, green and yellow, was designed in Bengal during Swadeshi and boycott movement. तो इस ट्राइकलर फ्लैग में 8 कमल के फूल रखे गए थे बीच में, 8 कमल के फूल. इन 8 कमल के फूल जो रखे गए थे, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे? ये उन सारे सूबों को, उन सारे प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करते थे जो कि ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस कहलाते थे. ठीक, एंड इसके अलावा एक क्रिसेंट मून सामने रखा, बीच में रखा गया क्रिसेंट मून, यह तो चंद्र वनान छु, इसको भी इस झंडे के सामने रखा गया. ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता था? ये हिंदूज और मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता है. तो 1921 में अब गांधी जी जब एक मूवमेंट लॉन्च कर रहे थे, एक मूवमेंट चला रहे थे, दैट्स खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. तो उसमें गांधी जी ने इसके अलावा एक और फ्लैग तैयार किया, डिज़ाइन किया. दैट फ्लैग वाज कॉल्ड एज स्वराज फ्लैग, यानी आज़ादी का झंडा. ये भी ट्राई कलर का था, जिस तरह से हमने पहले जिक्र किया, एक ट्राई कलर फ्लैग डिज़ाइन किया गया था इन बंगाल. तो इसी तरह 1921 में एक और फ्लैग बनाया गया, डिज़ाइन किया गया. इसको गांधी जी ने डिज़ाइन किया था, तो इसको हम स्वराज फ्लैग कहते हैं. तो इट वाज आल्सो ट्राई कलर, दैट इज़ ग्रीन,
रेड, ग्रीन एंड वाइट। इसके बीच में अगर हम देखेंगे, इसके बीच में स्पिनिंग व्हील था, स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता था? इट सिंबलाइजेस गांधीज आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प, यानी चरखा जैसा बनाया गया था इसके बीच में। इसका ये मकसद था लोगों को ये एहसास दिलाना कि वी शुड डिपेंड अपॉन own products, that is we should boycott the foreign, we should totally rely upon those goods which we can produce by our own hand। उन चीज़ों को इस्तेमाल करो जो हम अपने हाथों से बना सके, जैसे कि चादर वगैरह जो हम चरखे की वजह से बना सकेंगे। तो इसीलिए इस स्पिनिंग व्हील को, पहिया जिसको हम कहते हैं, तो इसको बीच में रखा गया ताकि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करे? सेल्फ हेल्प को। तो ये था हमारा आज का बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। ये नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया में इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल था, इस कल्चरल प्रोसेसेस का, कि जिसकी वजह से लोगों में एकता, इत्तेफाक यानी यूनिटी आ गई। तो इसमें आपसे एक सवाल, क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एग्ज़ाम में, दैट जो जर्मेनिया हमने डिस्कस की चैप्टर नंबर 1 इन जर्मनी, जिसको जर्मनी में इस्तेमाल किया गया था ठीक इसी तरह से जिस तरह से भारत माता को इस्तेमाल किया गया था एज ए फीमेल एलिगरी इन इंडिया। तो इन चीज़ों में, इन दोनों में आपको देखना है कि क्या फ़र्क था, यानी भारत माता कैसे डिफरेंट था जर्मनी से। अगर आपको लगता है कि वो डिफरेंट था तब आपको ये डिफरेंशिएट करना है। अगर आपको लगता है कि जिस तरह से जर्मनी में इस्तेमाल किया गया था ठीक उसी तरह से भारत माता इंडिया में इस्तेमाल किया गया, तो आपको इस तरह से लिखना है। ये था हमारा आज का टॉपिक। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।